जय हिंद। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मतलब लेखांकन का परिचय नामक चैप्टर लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10 तक आप लोगों ने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं सुना होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारे लिए यानी कि क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमें अकाउंटेंसी के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी यानी कि शुरुआती नॉलेज, बेसिक नॉलेज हमें जानने को मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक इस प्रकार है, देखते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेखांकन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग कितने सारे प्रोसेस से होकर के गुजरती है। अकाउंटिंग को करने के लिए, पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को करने के लिए कितने सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग लेखांकन के उद्देश्य के बारे में समझेंगे, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। अगला है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा क्यों करते हैं? किसी ना किसी के यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला कौन होगा, उपयोग करने वाला कौन होगा, वो बातें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, यूजर ऑफ अकाउंटिंग वाले टॉपिक में। अगला है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर हम लोग लेखांकन के यानी कि अकाउंटिंग के कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। एक बार इसको रीड करेंगे, अभी हमें ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रीड करेंगे। तो रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, summarizing and communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested users of such information। अब जरा इस हमने एक बार रीड कर लिया, अब जरा इसको वैसे समझते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट, मतलब अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की कला है? तो आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का। मेजरिंग मतलब मेजरमेंट करने का, मापने का। रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने का, लिखने का। समराइजिंग समरी बनाने का। एंड कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग मतलब आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामने पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, संवाद करना, बातचीत करना। तो कम्युनिकेटिंग मतलब पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का, मेजरिंग मापने का, रिकॉर्डिंग लिखने का, समराइजिंग समरी बनाने का, एंड उस समरी को आगे कम्युनिकेट करने का। किसको? कौन से चीज, किस चीज को? तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। किस चीज की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन? तो बिजनेस की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कहां तक जाएगी? तो रिलेटिंग टू द, कौन से इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? तो रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट। अभी हम लोग इवेंट और इकोनॉमिक इवेंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है।
तो इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इवेंट को पहचानने, मापने, लिखने और उसका समरी बनाने और उस समरी को आगे कम्युनिकेट करने का एक क्या है, तरीका है, कला है। और उसको कम्युनिकेट कहां तक करना है, तो टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, मतलब वैसे यूजर्स को करना है जिनका इंटरेस्ट हो किसमें, इस इंफॉर्मेशन में। ठीक है, एक बार हमने आपके साथ इसको पढ़ा, लेकिन अब ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे हम इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। ठीक है, भाषा। जिस प्रकार मनुष्य को अपने विचारों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं, कुछ लोग हिंदी भाषा का, कुछ लोग बंगाली भाषा का। इस तरह से जो जिस भाषा को जानने वाले, जिस प्रांत, जिस जगह के रहने वाले हैं, वहां जो भी भाषा चलती है उसको जानने वाले लोग उस भाषा में अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, उनके सामने व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार बिजनेस को भी अपने यूजर्स से परिचय करवाने के लिए, अपने यूजर्स से खुद का परिचय करवाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है, जिस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। क्या कहते हैं, उस भाषा का नाम क्या है, अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन। अर्थात जो अकाउंटिंग है ये बिजनेस का क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। इसी अकाउंटिंग के माध्यम से बिजनेस अपना इंट्रोडक्शन अन्य लोगों से करवाता है, मतलब यूजर से करवाता है। ठीक है, यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, इसको देखने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, इतना हम लोगों ने देखा, अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार हम जरा इसको समझते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को, कि अकाउंटिंग करने का पूरा प्रक्रिया क्या है, इसको एक बार हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, एक ट्रेन है। ऐसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ट्रेन है, एक ट्रेन है। ट्रेन का काम क्या होता है, ट्रेन का काम क्या होता है, पैसेंजर को एक जगह से अन्य जगह पहुंचाना या सामान को एक जगह से अन्य जगह पहुंचाना, यही काम होता है। ठीक है, तो उसका एक स्टार्टिंग स्टेशन होता है और एक एंड स्टेशन होता है, जिसको हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग का भी क्या काम होता है कि बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उठाना और उसके अपने मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग को एक ट्रेन के रूप में समझें तो अकाउंटिंग का भी क्या काम होगा, एक जगह से इंफॉर्मेशन को उठाना और फिर उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, अब जिस प्रकार से ट्रेन डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कई सारे स्टेशन से गुजरती है, ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग को भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और उस सारे इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो वही स्टेप्स क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब
शुरू का फर्स्ट स्टेशन होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट, इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन या इवेंट, है ना। ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन, लेन देन, अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। और इवेंट को कहते हैं घटना। मतलब जो अकाउंटिंग नामक ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो स्टार्ट करेगी चलना, शुरू करेगी, वो फर्स्ट स्टेशन आता है, स्टार्टिंग पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन या इवेंट। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस पहले क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट होगा, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। और जैसे ये होगा, उसके आगे से फिर अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसका शुरुआती स्टेशन क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट। उसके बाद वहां से ट्रेन खुलेगी और कहां पे आएगी? आइडेंटिफिकेशन पे। ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा? मेजरमेंट करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफाइंग करेंगे, फिर बैलेंसिंग, और फिर समराइजिंग, और फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब जरा इन चीजों को डिटेल में समझते हैं, कि चीज को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट। इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इस चीज को समझने के लिए जरा हम एक स्टोरी देखते हैं। इस चीज को समझिएगा। मिस्टर राम प्लान कर रहा है एक चाउमीन की शॉप खोलने का, चाउमीन की शॉप खोलने का। ठीक है, चाउमीन शॉप ये प्लान कर रहा है। अब इसने प्लानिंग इसकी हो गई। अब प्लानिंग के ऊपर अब काम करने का, मतलब एक्शन शुरू करने का समय आया। अब इसने क्या किया? एक्शन शुरू कर दिया, है ना। एक्शन शुरू कर दिया। एक्शन शुरू करने के लिए इसे क्या चाहिए? चाउमीन की शॉप के लिए जो भी रिक्वायरमेंट सामान होगा वो चाहिए। तो सबसे पहले एक्शन में इसने क्या किया? एक्शन में इसने सबसे पहले, देखिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है? पैसे की। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए रक्त की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से मनी बिजनेस का ब्लड होता है। यानी कि बिजनेस को जिंदा रहने के लिए, पैदा होने के लिए, फिर उसको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होगी? मनी की, कैपिटल की। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन में इसने क्या किया? कैपिटल लगाया। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट किया। कितना? 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये क्या है? एक इवेंट है, एक घटना है। उसके बाद इसने क्या किया? एक्शन में पहला काम इसने कैपिटल लगाया। दूसरा, अब कैपिटल पैसा आ गया बिजनेस के पास। अब ये चला मार्केट, क्योंकि चाउमीन बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल होगा उसको मार्केट से खरीद के लाना होगा। तो ये गया, कहां गया? मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद इसने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल इसने परचेज किए। जो भी इसको रिक्वायर्ड मटेरियल था परचेज किया। कितने का किया? 75,000 का। ठीक है, फिर अगला काम इसने क्या किया? अगला काम इसने क्या किया? रास्ते में इसको मिल गया मोहन। कौन मिला? मोहन। मोहन चाउमीन बनाने का एक्सपर्ट था। तो मोहन से राम ने बात किया कि भाई मोहन,
देख मुझे एक चाउमीन बनाने के लिए एक लड़के की जरूरत है, ठीक है, तू मेरे यहाँ ज्वाइन कर ले और मेरे यहाँ काम कर, तुझे बदले में मैं सैलरी दूंगा, ठीक है। तो मोहन को इसने एज ए सेफ अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अगला इसने फिर क्या किया, आया और प्रिपेयर चाउमीन वगैरह बनाया, ठीक है। और उसके बाद सेल कर दिया, उसको बेच दिया। कितने का बेचा? 95,000 का, ठीक है। फिर उसने क्या किया, सैलरी दिया। क्या किया? सैलरी दिया। किसको? सैलरी टू मोहन को सैलरी दिया। कितना दिया? 15,000। फिर इसने क्या किया, रेंट भी दिया। कितना दिया? 25,000, ठीक है। और क्या किया इसने, चलिए बयाने देते हैं, ज्यादा नहीं देखते। अब देखिए ये सारे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सब क्या है, एक इवेंट है। क्या है? इवेंट है, ठीक है, घटना है, ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या है, ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन को समझिएगा, क्या क्या हो रहा है यहाँ। कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, ट्रांजैक्शन के आगे हम लोगों ने एक वर्ड देखा लिखा हुआ, फाइनेंशियल, ठीक है। कैसा होना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, ट्रांजैक्शन जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक, मतलब कि मनी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में, जिस ट्रांजैक्शन का हम लोग मनी के रूप में वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। और जिस ट्रांजैक्शन का वैल्यू हम लोग मनी के रूप में नहीं निकाल सकते, मुद्रा के रूप में नहीं निकाल सकते, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। तो सबसे पहला काम, अब देखिए जरा इसमें हम समझते हैं, ये सारे इवेंट है। अब समझते हैं कि कौन सा इसमें बिजनेस से रिलेटेड है और इकोनॉमिक है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल होना चाहिए। तो पहला क्या है, इवेंट। ये सारा इवेंट हो गया। अब दूसरा काम आता है आइडेंटिफिकेशन का, मतलब इसका पहचान करने का कि बिजनेस से रिलेटेड कौन सा है। ये सारा इवेंट हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। किस चीज की पहचान करेंगे, कि बिजनेस से रिलेटेड टू बिजनेस, ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, बिजनेस से संबंधित है या नहीं। तो देखिए, अच्छा एक और काम मैं इसमें लिख लेता हूं, 9 नंबर। इसने एक और किया, क्या किया, बाइक खरीद के लाई, बाइक परचेज किया। भाई से पैसा लेकर के, भाई से पैसा लेकर, ठीक है, पैसा लेकर। कितने का? 1,25,000 का, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये सारे इवेंट हो गए, ट्रांजैक्शन है, घटना है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन या इवेंट। घटना, कुछ भी हुआ है, ठीक है, एक्टिविटीज हुई है, दैट इज कॉल्ड इवेंट।
हो गया, इवेंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉपेज आता है उस ट्रेन का, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज की पहचान करेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और वो बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए और साथ के साथ और क्या होना चाहिए, मॉनेटरी भी होना चाहिए, फाइनेंशियल भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू हम लोग किस में निकाल सके, मनी में निकाल सके। तो इस चीज की हमें पहचान करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस का दूसरा काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब अकाउंटिंग रूप नामक ट्रेन का सेकेंड स्टॉपेज क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, और दूसरी बातें पहली बात तो है कि रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, और दूसरी बातें क्या है कि वैल्यू, इसकी वैल्यू किस में होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मेजरमेंट वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मेजरमेंट करना। ठीक है, अगर मनी के रूप में उसका हम मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जरा देखिए कि कौन से ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन बिजनेस टू रिलेट मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, और कौन सा ट्रांजैक्शन का वैल्यू हम मनी के रूप में निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा समझिएगा। पहला ट्रांजैक्शन है कि कैपिटल ने इसने इन्वेस्ट किया। पहला घटना क्या हुआ, पहला घटना तो इसने प्लान किया। अब ये चाउमीन शॉप खोलने का जो प्लानिंग इसने करी है, इवेंट तो है, लेकिन क्या इसका कुछ मूल्य हम निकाल सकते हैं मनी में, तो नहीं निकाल सकते। यानी कि ये इकोनॉमिक नहीं है, और बिजनेस से तो रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने का यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस से तो रिलेटेड है। आइडेंटिफिकेशन हुआ कि बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन हम इसका मनी के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, राम ने क्या किया, 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया। पूंजी का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मालिक ने जो शुरुआत में पैसा बिजनेस को दिया है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल या पूंजी कहलाता है। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया 1,00,000 रुपए का। अब देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या हुआ कि रिलेटेड टू बिजनेस है। दूसरा, मेजरमेंट भी होना चाहिए किसमें, मनी के रूप में इसका वैल्यू कुछ होना चाहिए, तो वैल्यू है, पैसा आ गया ना 1,00,000 रुपए, तो वैल्यू है। मतलब ये क्या है, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, एक तो फाइनेंशियल भी है, और प्लस रिलेटेड टू बिजनेस से भी रिलेटेड है, और क्या है, फाइनेंशियल भी है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड भी है और फाइनेंशियल भी है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगला है मार्केट गया। ये कहां गया, मार्केट गया। तो इवेंट तो है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग मनी के रूप में नहीं निकाल सकते, मनी के रूप में वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला है रॉ मटेरियल। 75,000 का इसने क्या किया, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये भी क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है। और दूसरा, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। कोई भी बिजनेस में क्या होता है, या तो आप सामान बनाया सामान खरीद के लाओ और उसको बेचो, या फिर खुद से मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, उसका निर्माण करो और फिर सेल करो। ठीक है, दो तरह के काम होते हैं। तो चाउमीन का अगर आप शॉप खोल रहे तो क्या करोगे, आपको कच्चा सामान लाना पड़ेगा और फिर चाउमीन आपको तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर कस्टमर को सेल करोगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कच्चा माल 75,000 का खरीदा, तो बिजनेस से रिलेटेड है, और दूसरा मनी के रूप में इसका मेजरमेंट हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बिजनेस से भी रिलेटेड है और फाइनेंशियल भी है, इकोनॉमिक भी है।
अगला है मोहन क्या कर रहे हैं, राम मोहन को शेफ के रूप में अपने यहाँ चाउमीन बनाने के लिए अपॉइंट कर रहा है, मतलब डील हुई है उसकी कि वो उसके यहाँ आके चाउमीन बनाएगा। तो देखो इवेंट तो ये भी है, इवेंट ये भी है, इवेंट ये है, इवेंट है और बिजनेस से रिलेटेड भी है, लेकिन इसका मनी के रूप में कुछ मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसका कुछ वैल्यू नहीं निकल सकता। ठीक है, तो क्या करोगे, मनी के रूप में इसका मेजरमेंट नहीं निकलेगा, मतलब इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ध्यान समझते जाना, एक एक चीज मैं आराम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अगला है प्रिपेयर चाउमीन, फिर उसने क्या किया, चाउमीन तैयार किया। अब ये भी इवेंट है, लेकिन इवेंट तो है, बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन मनी के रूप में इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला है सेल किया, सेल इवेंट भी है, बिजनेस से रिलेटेड भी है और मनी के रूप में इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, सेल करोगे तो पैसा आएगा ना। ठीक है, कितना, 95,000। तो तीनों चीज है, इवेंट भी है, बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी भी है, मनी में इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वाले ट्रांजैक्शन का हम लोग बिजनेस में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी टू मोहन, अब मोहन को इसने क्या किया, सैलरी दिया, सैलरी पेड, मोहन को इसने सैलरी दिया है, कितना, 15,000। इवेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है, मॉनेटरी भी है। ठीक है, अगला रेंट पेड किया, कितना, 25,000, पैसा आ रहा है ना, वैल्यू इकोनॉमिक है, अभी इवेंट है प्लस बिजनेस से रिलेटेड है और मॉनेटरी भी है, फाइनेंशियल भी है। अगला बाइक परचेज किया, भाई से पैसा लेकर के उसने अपने पर्सनल काम के लिए बाइक परचेज किया। ठीक है, तो ये इवेंट तो है, इवेंट तो इन सभी को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इवेंट तो है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसने अपने घर के काम के लिए और भी काम के लिए बाइक खरीदा है, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्या हो भी सकता है, अब डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज करेगा। मान लो कि ये बिजनेस में यूज नहीं करता, उसका बाहर घर में यूज करता है, तो घर से बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और मॉनेटरी तो है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मॉनेटरी तो है लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और हमें रिकॉर्ड करने के लिए कैसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड प्लस, है ना, रिलेटेड टू बिजनेस प्लस 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 मॉनेटरी, है ना, मॉनेटरी मतलब पैसा से, मनी में इसका क्या होना चाहिए, वैल्यू, कुछ मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ये हमने क्या देखा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद कैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड और मॉनेटरी। हमने मेजरमेंट समझ गए, मेजरमेंट का मतलब होता है मनी के रूप में वैल्यू निकालना, कि उसका वैल्यू का मेजरमेंट करना कि कितना इसका वैल्यू है। ठीक है, आगे रिकॉर्डिंग, 3 काम करने के बाद 3 स्टॉपेज, यहां से खुलेगी स्टार्टिंग पॉइंट, इस पे रुकेगी, यहां से पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आइडेंटिफिकेशन,
यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा होंगे, फिर आगे बढ़ेगी ट्रेन, फिर मेजरमेंट पे आएगी, यहाँ से वैल्यू मनी में उसका वैल्यू निकल के आएगा, फिर ये सारा इंफॉर्मेशन को वो इकट्ठा करी, स्टॉपेज उस स्टेशन से उठाया, ठीक है, जैसे ट्रेन करती है, अलग अलग स्टॉपेज से अलग अलग पैसेंजर को उठाती है और फिर उनके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाती है। तो फाइनली जो हमारा अकाउंटिंग वाला ट्रेन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन मतलब लास्ट में क्या रहा है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है, यूजर्स को कम्युनिकेट करना। हम लोग पूरा अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इस यूजर को यूज करने के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग, अब क्या करना है हमें, मेजरमेंट तक समझ गए, सबसे पहला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, अगला है रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब होता है लिखना, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, रिकॉर्ड करना है ना, कहते हैं ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप एक दिन आप खाना, आज खाना खाओगे, 4 दिन बाद, 4 दिन क्या 2 दिन बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या खाया था। तो बिजनेस में तो इतने सारे ट्रांजेक्शन होते होंगे, उसको वैसे याद रखना कितना टफ काम होगा। आप 2 दिन पहले क्या खाया था वो नहीं याद रख पाते हो, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन को हम कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझे, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जब भी कभी इंफॉर्मेशन को देखने की जरूरत होगी, उसको जहां भी हमने लिखा है, जहां कहाँ लिखते हैं, बुक्स में, बिजनेस के जहां पे लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना जरूरी है, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो जरा इसको समझते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हम लिखेंगे। ये जो भी हमने देखा है, सारे आइडेंटिफाई किए हमने ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, या कौन से इवेंट रिलेटेड टू बिजनेस और मॉनेटरी, यानी कि जिसका वैल्यू मनी के रूप में निकल सकता हो, ठीक है। तो जो भी हमने किया है आइडेंटिफाई और मेजरमेंट, उसको अब रिकॉर्ड करने का समय आया, ठीक है, क्या करने का समय आया। तो एक और नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड करेगा, यहां से जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होगा, कैश बुक में, ये सारा जो भी हम रिकॉर्डिंग करने का जगह है, कैश बुक, परचेज बुक, मतलब जो सामान खरीद के लाएगा इसमें लिखेगा, सेल्स बुक जो बेचा है उसको इसमें लिखेगा, कैश बुक में कैश, जो भी हमने पैसे से रिलेटेड चीजें हैं उसको यहाँ लिखेगा, या बैंक में जो भी पैसा जमा कराया कस्टमर, बैंक मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। परचेज किया है तो परचेज बुक में लिखेगा, सेल किया है तो सेल्स बुक में लिखेगा, ठीक है। परचेज रिटर्न किया है तो उसके लिए एक अलग से बुक रखेगा। तो इस तरह से सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे जो है ना जर्नल प्रॉपर, या तो सबको एक जगह जर्नल में लिखो, ठीक है, एक जगह क्या करो जर्नल में लिखो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो उसको कहते हैं जर्नल एंट्री करना। क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज करना, मतलब प्रारंभिक बही में लिखना। तो ये सारे जो है ना ये प्रारंभिक रजिस्टर्स हैं, है ना, शुरुआत के रजिस्टर्स हैं, जहां जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे लिखा जाता है। कहाँ कहाँ, तो या तो आप जर्नल में लिखो, ठीक है, जर्नल में जर्नल रजिस्टर होता है उसमें लिखो, या फिर सब्सिडरी, उनके सब्सिडरी बुक्स बने होते हैं उसमें लिखो। तो ये सारे सब्सिडरी, इन सभी बुक को क्या कहा जाता है, सब्सिडरी बुक, मतलब जर्नल का हेल्प करने के लिए, सब्सिडरी का मतलब सहायक पुस्तकें। और या फिर कहाँ लिखो, जर्नल प्रॉपर में लिखो, जर्नल रजिस्टर में लिखो। ये हम लोग आगे समझेंगे, इन सब टॉपिक पे अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें हम लोग अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अभी बस इतना एक ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हमने देखा, रिकॉर्डिंग में क्या क्या देखा, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बारे में जाना।
तो ये सब पहले रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, जर्नल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री करना। ठीक है, अब जर्नल एंट्री को जरा समझते हैं, जर्नल एंट्री को जरा क्या करते हैं, समझते हैं। उसको समझने के लिए अच्छा, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद एक बार पहले इसको देखते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करना है, क्लासिफाइंग। क्या करना है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। इसको पोस्टिंग टू लेजर भी बोलते हैं ना, लेजर में पोस्ट करना। कहां से, फ्रॉम जर्नल, फ्रॉम जर्नल, मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये सारे जर्नल में जो भी हमने जर्नल एंट्री करी है इन बुक या इन बुक्स में, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, लिखा है, उस सबको फिर कहाँ ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, जर्नल से, फिर उसको कहाँ लिखा जाता है, लेजर में। ठीक है, लेजर में। अभी लेजर का मतलब होता है खाता। अभी हम लोग समझते हैं, जरा ये एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो जर्नल में लिखा जाता है, उसको कहते हैं क्लासिफाइंग करना। तो अब जरा देखते हैं कि जर्नल क्या होता है, क्लासिफाइंग और जर्नल। और क्लासिफाइंग को समझने के लिए, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको समझने के लिए कि स्टोरी, स्टोरी क्या मतलब, अपने घर परिवार में यूज होने वाली बातों को मैं उठाता हूं, उससे समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग मार्केट जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ना मार्केट, घर के सामान को खरीदने के लिए। मान लीजिए कि किचन का सामान लेने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूं, तो क्या करते हैं, साथ में एक थैला लेकर के जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना दूर से सामान लाएंगे तो रास्ते में पॉलिथीन फट जाएगा, सामान बिखर जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर से एक थैला लेकर के जाते हैं। ठीक है, थैला लेकर के, थैला या बैग लेकर के हम लोग कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। फिर क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान खरीदा। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग कई सारे सामान खरीदते हैं। ठीक है, दाल भी खरीदा, दाल में मसूर की दाल खरीदा, चने की दाल खरीदा, नमक खरीदा, मसाला खरीदा, इस तरह से अलग अलग सामान खरीदते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारा सामान, सारा सामान इसी थैले में, इसी बैग में जितना भी सामान है, सारा एक थैले में हम लोग डाल लेते हैं ना। सारे सामान को कहाँ डाल देते हैं, थैला में। एक ही थैला में, एक ही थैला या एक ही बैग में हम लोग सारा सामान डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसको कहाँ ले आते हैं, घर ले आते हैं, घर ले आते हैं। ठीक है, घर लाने के बाद क्या करते हैं, घर लाने के बाद किचन में जाते हैं और उस सारा सामान को फिर अलग अलग डब्बों में डालते हैं, है ना। क्या करते हैं, अलग अलग डब्बा में डालते हैं। ठीक है, मतलब जो डब्बा चने की दाल का है उसमें चने का दाल डालते हैं, जो मसूर के दाल का है मसूर के उसमें उसको मसूर के दाल वाले डब्बे में डालते हैं, जो नमक का डब्बा है उसमें नमक डालते हैं, जो हल्दी का डब्बा है उसमें हल्दी डालते हैं, जो मिर्च का डब्बा है उसमें मिर्च। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डब्बे में सबको डालते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करते, जैसे एक थैले में सारा सामान को एक ही थैले में पहले रखते हैं, तो वही हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए वो क्या है, जर्नल। ये जो हमने एक ही थैले में सारा सामान को रखा, ये क्या है, इसको हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, जर्नल। जर्नल में भी क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, चाहे वो परचेज से संबंधित हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो सैलरी हमने किसी को दिया हो, रेंट दिया हो, ठीक है, या हमने सेल किया हो, या सेल जो भी हमने माल सेल किया वो वापस आया हो, सबको उठा करके हम लोग एक कहाँ डाल देते हैं,
जर्नल रजिस्टर में डाल देते हैं, जर्नल प्रॉपर के रजिस्टर में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे एक ही थैला में सारा सामान को डाल दिया, फिर घर गए और घर जाने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग डब्बों में, अलग अलग डब्बों में हम लोग उसको डालते हैं। तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्लासीफाई, इसी को कहा जाता है क्लासीफाइंग करना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। क्या क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण मतलब अलग अलग कर रहे हैं। जो मसूर का दाल है उसको मसूर के दाल के डब्बे में, जो चने का दाल है उसको चने के दाल के डब्बे में, जो नमक है उसको नमक के डब्बे में। ठीक इसी तरह से हमें जर्नल से फिर क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करके मतलब उसको लेजर में डालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डब्बा था, ठीक उसी प्रकार से वहां पे क्या होता है, लेजर मतलब खाता, यानी कि एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, सेम ट्रांजैक्शन को सेम जगह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, 6 क्लास वाले जितने स्टूडेंट है सब 6 क्लास में एक रूम, 6 क्लास के रूम में बैठेंगे। 5th क्लास वाले जितने स्टूडेंट है सब एक जगह 5th क्लास में बैठेंगे। 7th क्लास वाले जितने स्टूडेंट है वो एक 7th क्लास के रूम में बैठेंगे। 8th वाले जितने स्टूडेंट है वो 8th क्लास में बैठेंगे। इस तरह से क्लासीफाइंग उनका होता है। लेकिन प्रेयर में ऐसा नहीं होता। प्रेयर में एक ही ग्राउंड में सभी क्लास के बच्चे इकट्ठे होकर के सॉरी प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रेयर करने का जो ग्राउंड है वो क्या है, जर्नल। ठीक है, वो क्या है, जर्नल रजिस्टर। एक ही रजिस्टर में सभी तरह के ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हर एक क्लास के बच्चे को, स्कूल में क्या होता है, अलग अलग क्लास में 6th वाले को 6 अलग अलग क्लास में सबको बैठाया जाएगा। ठीक वही काम हम लोग रिकॉर्डिंग में, जर्नल के बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग लेजर में पोस्ट करते हैं। डालना, पोस्ट मतलब कहते हैं डालना। जर्नल रजिस्टर से उठा करके इसको लेजर में लिखने के काम को क्या कहा जाता है, पोस्टिंग करना। हिंदी में इसको बोलते हैं खतौनी करना। खतौनी, खाते में लेजर को बोलते हैं हिंदी में खाता, और खाते में लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है खतौनी करना, पोस्टिंग करना। ओके, अंडरस्टैंड। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जैसे अलग अलग बच्चे को हमने बिठाया, अलग अलग क्लास में बिठाया। 7th क्लास, एक जैसे बच्चों को 7th क्लास वाले को 7th क्लास में। और यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि अलग अलग मटेरियल को उनके अलग अलग डब्बा, जैसे यहाँ पे डब्बा था, उस क्लास वाले एग्जाम्पल में क्लास था, उसी तरह से अलग अलग यहाँ पे क्या बनेगा, सबका लेजर बनाएंगे। ठीक है, सबका क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। सेल के लिए अलग लेजर, जैसे यहाँ पे हल्दी के लिए अलग डब्बा, नमक के लिए अलग डब्बा, दाल के लिए अलग डब्बा। स्कूल वाले एग्जाम्पल में 7th क्लास 6 क्लास के बच्चों के लिए अलग से क्लास, 7th वाले के लिए अलग से क्लास, 8th वाले के लिए अलग से क्लास, 5th वाले के लिए अलग से क्लास। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के, हर एक मतलब सेम नेचर वाले ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग क्या खोलना पड़ेगा, लेजर खोलना पड़ेगा, है ना, अकाउंट बनाना पड़ेगा, खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सेल से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसको सेल अकाउंट में लिख, उसके लिए एक सेल अकाउंट बनाएंगे, एक अलग से सेल अकाउंट का डब्बा बनाएंगे। परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए एक डब्बा अलग से बनाएंगे जिसका नाम होगा परचेज अकाउंट, है ना। परचेज का अलग से लेजर बनाएंगे, सेल का अलग से लेजर बनाएंगे। इसी तरह से मान लो कि हमने क्या दिया है, रेंट दिया है, तो जितने बार हम लोग रेंट देंगे हर महीने देना पड़ेगा ना, तो रेंट के लिए एक अलग से डब्बा बनाएंगे, मतलब एक अलग से क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे रेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, हमने किसी को कमीशन दिया है, हमने किसी लड़के को बोला कि देख भाई तू चाउमीन के लिए कस्टमर पकड़ पकड़ के लाएगा ना, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। ठीक है,
तो कमीशन भी क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है। खर्चा और इनकम ये सब हम डेफिनेशन वर्डों का देखेंगे। मैं भावनाओं में कभी कभी बह जाता हूँ, जो बात अभी नहीं बताना वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो और हम कमीशन क्या, कमीशन तो जितने बार हम पूरे साल में या देखो अकाउंटिंग होता है ना एक पीरियड के लिए होता है, तो एक जो भी पीरियड है हमारा, उस पीरियड में हमने जितने बार कमीशन दिया है सबको क्या करेंगे, जैसे हम जितने बार नमक खरीद के लाएंगे सबको नमक के डब्बे में डालेंगे ना। जितने बार 6th क्लास के बच्चे आएंगे बैठने के लिए, जितने भी आएंगे सबको हम 6th क्लास में डालेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग जितने बार कमीशन देंगे सबको कमीशन के डब्बे में, मतलब कमीशन अकाउंट में डालेंगे, कमीशन के नाम वाले लेजर में डालेंगे, जिसका नाम क्या होगा, कमीशन अकाउंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जर्नल और क्लासिफाइंग मतलब पोस्टिंग टू लेजर, लेजर के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिला होगा। आप लोग इस 2 एग्जाम्पल से उसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है बैलेंसिंग निकालना। अब हमने डब्बे में तो डाल दिया, लेजर में तो सबको डाल दिया, फिर क्या किया जाता है उसका, जब जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं उस पीरियड के लास्ट में, अंत में उस सभी का क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बैलेंस, कि हमने कितना सामान खरीद के लाया था, उसमें से कितना बेच दिया, अब कितना बचा है, कितना किसी से उधार सामान खरीद के लाया था उसमें हमने कितना दे दिया उसको पैसा, और कितना अभी और देना है, कितना हमने उधार सामान बेचा, कस्टमर से कितना आ गया, कितना और लेना है। तो उसको कहते हैं फाइनली जो हम हिसाब बनाते हैं। जैसे हमने घर में मान लो कि दाल का हिसाब बनाया कि भाई इतना इतना हमने 10 महीने में, मान लो कि लास्ट के 1 साल का अगर हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो 1 साल में हमने कब कब कितना कितना दाल खरीद के लाया था, सबको डब्बे में डालोगे, सबको रिकॉर्ड करते जाओगे, लिखते जाओगे, और फिर फाइनली जो तुम्हारा पीरियड एंड होगा उस पे देखोगे कि हमारे पास डब्बे में कितना दाल बचा हुआ है। वो हो गया बैलेंसिंग निकालना। तो जो बचा हुआ है और जो हमने जितना भी परचेज किया, इकट्ठा परचेज करता गया, उसको ऐड करोगे, जितना बचा हुआ है वो तुम्हारे पास अभी बचा हुआ है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या निकल के आएगा कि आपने उतना दाल यूज कर लिया। ठीक उसी तरह से बिजनेस में भी होता है, जैसे हम घर में लगाते हैं हिसाब, उसी तरह से बिजनेस में भी लगाना होता है। तो उसी तरह से बिजनेस में भी जो भी हमने लेजर में अलग अलग खातों में सभी ट्रांजेक्शन को लिखा है, उसका फिर हम लोग पीरियड के लास्ट में बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग भी समझ में आ गया होगा। मतलब बैलेंस को हिंदी में कहते हैं शेष निकालना, बचा हुआ निकालना, ठीक है, कितना बचा है। आगे समरी, समराइजिंग, अगला कौन सा स्टॉपेज है, समराइजिंग, समरी बनाना, ठीक है। समरी का मतलब होता है, समरी का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डब्बा बनाया, अलग अलग लेजर हमने बनाया, उसमें लिखा, फिर हमने बैलेंस निकाला। अब उस सारे बैलेंस को एक जगह पे लिख देना, एक स्टेटमेंट बनाना, उसको कहते हैं समराइजिंग करना, समरी निकालना, ताकि यूजर्स को देखने समझने में आसानी होगी। अब कुछ चीजें कहीं लिखा हुआ है, कुछ चीजें कहीं लिखा हुआ है, कुछ चीजें कहीं लिखा हुआ है, तो यूजर्स कहाँ कहाँ भटकेगा। अगर हम उसको एक जगह सारा कुछ इकट्ठा करके दे देंगे तो आसानी से देख भी लेगा और आसानी से समझ भी जाएगा, बात समझे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में क्या क्या कुछ चीजें हम लोग बनाते हैं, जिसमें होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ये सारे टॉपिक हम आगे डिटेल में इन सब पे चर्चा करने वाले हैं, अभी बस ये समझ लीजिए। फिर हम लोग समरी तैयार करते हैं, ठीक है। और फिर उस समरी का क्या, जो भी हमने समरी बनाया है, जो भी चीजें बनाई है, उसका फिर एनालिसिस होता है, मतलब विश्लेषण होता है, ठीक है, कि क्या हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, ठीक है, एनालिसिस करते हैं।
जिसके बेस पे हम लोग कुछ डिसीजन ले पाते हैं कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं कहीं कुछ गलतियां तो नहीं है, कहीं कुछ त्रुटियां तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। और फिर जब हमें लगता है कि हाँ ये ओके है, तो हम आगे उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यूजर के लिए। यूजर मतलब उपयोगकर्ता के लिए, उपयोग करने, ये सारे स्टॉप, ये सारे स्टेशन से गुजर के जो हमारी ये अकाउंटिंग प्रोसेस वाली ट्रेन चल रही है, ठीक है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। क्या कर रहे थे, हर एक रेलवे स्टेशन से इंफॉर्मेशन हम किसके लिए उठा रहे थे, यूजर्स के लिए, है ना, उपयोगकर्ता के लिए। उपयोग, इसको हिंदी में कहते हैं उपयोगकर्ता, उपयोग करने वाला। ठीक है, तो उपयोग करने वाले के लिए उठा रहे थे। फिर ये सारा जो भी हमने समरी बनाई है एनालिसिस करके, जो फाइनली आउटपुट निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, यूजर्स के पास भेज देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे। मतलब ये सारा काम करने के बाद बिजनेस क्या करेगी, अपना इंट्रोडक्शन किसको देगी, यूजर्स को देगी कि देख भाई, मुझे देख, मेरा ये पोजीशन है, ये सारे इवेंट हुए हैं मेरे अंदर। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग समझेंगे कि यूजर्स कौन होता है, कितने तरह के यूजर्स होते हैं। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम लोग समझेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इतना चीज देखने के बाद, इतना अकाउंटिंग प्रोसेस देखने के बाद, अब जरा एक बार हम लोग दोबारा से क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को, तो शायद हमें इस बार अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ते हैं, अकाउंटिंग क्या है, इज द आर्ट, आर्ट है, एक कला है, या एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, किस चीज का, किस चीज का, आइडेंटिफाई करने का, मतलब पहचानने का, मेजरमेंट करने का, रिकॉर्ड करने का, लिखने का, है ना, रिकॉर्ड मतलब लिखना, फिर उसका समरी तैयार करने का, एंड उस समरी को एनालिसिस करके कम्युनिकेट करने का, भेजने का। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, भेजना। ठीक है, कम्युनिकेट करने का, किस चीज को, किस चीज को, अकाउंटिंग कला है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, समरी बनाने का, एंड कम्युनिकेट करने का, किस चीज को, ये सारा काम किस चीज के लिए, किस चीज का हो रहा है, तो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट। जो भी इकोनॉमिक इवेंट हुए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, सारे को किसके, किसके इंफॉर्मेशन को, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस यूनिट का, जिस बिजनेस का हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड जानकारियां हैं, उन सभी को इकट्ठा करके, सूचना, इंफॉर्मेशन को, सूचना को इकट्ठा करके कम्युनिकेट करेंगे, किसके पास, किसके पास भेजेंगे, इंटरेस्टेड यूजर्स को। मतलब उस जो इंफॉर्मेशन का, उस ऐसे इंफॉर्मेशन का जो भी यूजर्स होंगे, मतलब जो जिनको वो इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करना है, प्रयोग करना है, उसमें जिसका भी इंटरेस्ट होगा उस इंफॉर्मेशन में, उस यूजर्स के लिए उस इकोनॉमिक इवेंट को पहचानने, मेजर करने, रिकॉर्ड करने, समरी बनाने और कम्युनिकेट करने का एक क्या है, अकाउंटिंग आर्ट है। इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग, अभी ये सारा डिटेल में समझे होंगे तो थोड़ा थोड़ा आप समझ में आया होगा। इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का भाषा है। बिजनेस को अन्य व्यक्तियों के साथ, यूजर्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की। किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के माध्यम से बिजनेस यूजर्स को बताएगा कि देखो भाई, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जुड़ो,
ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इतना मेरे पास संपत्ति है, इतने मेरे पास लायबिलिटी है, दायित्व है, ठीक है। तो ये सारे चीज बिजनेस बताएगा अपने यूजर्स को, किसके माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से, तो अकाउंटिंग के माध्यम से। इसका लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। तो थोड़ा थोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य, मतलब कि अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं। जब तक हम किसी भी चीज को कर क्यों रहे हैं ये नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हमें अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले उसका उद्देश्य को समझना जरूरी होगा कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। तो देखिएगा, अकाउंटिंग के उद्देश्य कई सारे उद्देश्य हैं, जिनमें मेन मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना और डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करके मेंटेन करना, जो कि हमें कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग से। अगला है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस करने का जो हमारा पर्पस होता है ना, क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस में चला गया, ये हमें कहां से पता चलेगा, तो अकाउंटिंग से, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद अंत में हमें बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस में चला गया, इस बात का पता चलेगा। तो ये अकाउंटिंग का एक और पर्पस क्या है, प्रॉफिट या लॉस का डिटर्मिनेशन करना, मतलब निर्धारण करना, प्रॉफिट या लॉस का पता करना। अगला है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग से हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा होने के बाद अंत में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कई सारे अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ये आगे आप डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग के द्वारा हमें किसी भी बिजनेस का, किसी भी फॉर्म का, किसी भी व्यवसाय का फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका लायबिलिटी, उसके पास कितने लायबिलिटी हैं, एसेट्स कितने हैं, मतलब संपत्ति कितने हैं और दायित्व कितना है, ठीक है। आगे फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसके द्वारा उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैनेजमेंट कई सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और बिजनेस के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल रख सकते हैं, मतलब नियंत्रण रख सकते हैं। अगला है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ये देखता है कि अब हमारे बिजनेस को बढ़ाना है या कम करना है। अगर बढ़ाना है तो उसके हिसाब से हमें कितनी बजट की आवश्यकता होगी। तो बजटिंग के लिए भी किसको बेस माना जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहां से आता है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के माध्यम से। तो ये भी एक पर्पस है अकाउंटिंग का। अगला है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, मतलब इन फ्यूचर हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका हम एक पहले ही प्लानिंग करके चलते हैं, उसको कहा जाता है पूर्वानुमान। आगे है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और अकाउंटिंग का और एक पर्पस क्या है कि वो जो भी उनके यूजर्स हैं, मतलब उपयोग कर उसके इंफॉर्मेशंस को उपयोग करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, उनको बहुत सारा जानकारियां प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी कंसेप्ट हमारा हो गया। अब हम आगे एक बार देख लेते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है।
कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं। तो अकाउंटिंग यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस के अंदर के ही लोग होते हैं, इन मतलब होता है के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर के लोगों को कहा जाता है इंटरनल यूजर्स, और जो बिजनेस से बाहर के लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं उसको कहा जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक बार इंटरनल यूजर्स में देखते हैं कौन है। पहला है ऑनर। ऑनर मतलब जो व्यवसाय का मालिक है। मालिक बिजनेस में पूंजी लगाता है, तो वो ये देखना चाहता है कि क्या मैंने जो पूंजी लगाया है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट किया है, बदले में मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो वो इस चीज का पता कहां से लगा पाता है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा ही लगा पाता है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसे कहां से मिलती है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस से मिलती है। अगला है मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन लेता है, ठीक है। और फिर ये सोचता है कि क्या अब मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है या कम करना है। अगर कहीं पे हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, वैसे खर्चा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो उसको उसका भी पता लगाता है और फिर आगे कोशिश करता है कि इसको कंट्रोल किया जाए। और भी बहुत तरह के डिसीजंस मैनेजमेंट लेते हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे। आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं इंप्लॉय एंड वर्कर्स। इंप्लॉय मतलब जो व्यक्ति उस बिजनेस के अंदर, उस संस्था के अंदर, उस फर्म के अंदर काम कर रहा है, उन लोगों को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो लोग भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, वो उसमें ये देखकर ये पता लगाते हैं कि संस्था ने या बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है। फिर वो उसी के बेस, क्योंकि संस्था जितना प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाएगा, उसी के बेस पे फिर एम्प्लॉय का भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी और उनको बोनस मिलेगा। और फिर वो ये देखना चाहते हैं कि क्या संस्था ने उनका पीएफ का पैसा जमा किया या नहीं किया, ईएसआई का पैसा जमा किया या नहीं किया। तो इन सारी चीजों को पता लगाने के लिए एम्प्लॉय और वर्कर्स भी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अगला है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, बिजनेस को अपने किसी भी बिजनेस को, कोई भी बिजनेस सिर्फ मालिक के पैसे से नहीं चलता। उसे बाहर से भी मालिक को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए और अधिक पैसे की जरूरत होती है, जिसको वो लोन लेकर के पूरा करता है। तो लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा, या तो बैंक के पास जाएगा, या और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाएगा, या कुछ प्राइवेट पार्टियों के पास जाएगा। तो जब बैंक के पास ये लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक भी पहले कहता है, मालिक को कहता है कि भैया आप पहले अपना पूरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ला करके हमें दो, ताकि हम उसे देखें और पता करें कि क्या तुम ये जो लोन ले रहे हो फिर तुम इसको चुका पाओगे नहीं, इन फ्यूचर तुमने जो भी लोन लिया है वो तुमने चुकाया है या नहीं, तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि तुम लोन लेकर के चुका दो, तुम कभी पहले डिफॉल्टर तो नहीं हुए हो। इन चीजों का पता लगाने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फर्म के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वहीं से उनको ये सारी चीजें पता लगती है। आगे है इन्वेस्टर। जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो इस कंपनी में, इस फर्म में, संस्था में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पहले देखते हैं, समझते हैं कि क्या मैं जहां पैसा लगा रहा हूं, मेरा पैसा यहाँ सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे वापस रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टर भी
कंपनी के या बिजनेस के या संस्था के या फर्म के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है, क्योंकि उनको इन सारी बातों का जानकारी कहां से मिलेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलेगी। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे तैयार होगा, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है वे लोग जिन्होंने बिजनेस को उधार माल सेल किया है या सर्विस दी है, ठीक है। तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि क्या बिजनेस की जो पेमेंट करने की एबिलिटी होती है वो कैसी है, बिजनेस पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। वो उनको अगर उधार माल देंगे या उधार कोई सेवा देंगे, सर्विस देंगे, तो उनको समय पे उनका भुगतान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वो उसके पुराने हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या उनके बीच में उन्होंने सही से क्रेडिटर का पेमेंट किया या नहीं किया। तो इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए वो बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं, यूज करते हैं। अगला है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट भी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखती है, क्योंकि उनको भी ये पता लगाना होता है कि इस कंपनी ने, इस संस्था ने, इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस में गया। क्योंकि इस प्रॉफिट के बेस पे फिर उनको कई तरह के टैक्सेशंस भी कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर लगाने हैं, इनकम टैक्स लेना है, जीएसटी लेना है, और भी बहुत तरह के टैक्स लेने उनको होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट और उनकी अथॉरिटीज भी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है, देखती है और उनसे कई सारी चीजें समझती है। अगला है पब्लिक। देखो पब्लिक मतलब नॉर्मल लोग, वो भी संस्था के या बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, और वो यूज ये करते हुए देखना चाहते हैं कि जो ये संस्था है, किसी भी बिजनेस का, अगर आपके एरिया में कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस का या बिजनेसमैन का एक अपने समाज के प्रति भी एक उत्तरदायित्व तो होता है कि वो समाज के लिए भी कुछ करे। तो पब्लिक ये देखते हैं कि इस बिजनेस ने सोसाइटी के लिए कितना किया है, समाज के लिए कितना किया है। एक फंड होता है कंपनियों को उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसका नाम होता है CSR। क्या नाम होता है? CSR, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी, बड़े कंपनियां होती हैं, उनको गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो, आप एक परसेंटेज फिक्स होता है, कितना परसेंट अपने प्रॉफिट का इतना परसेंट कहां डालोगे, पैसा CSR में डालोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक फंड होता है, उसमें डालोगे। और उससे क्या होगा, वो पैसा कहां जाएगा, तो पैसा समाज के डेवलपमेंट में लगेगा, विकास में लगेगा, ठीक है। तो पब्लिक ये देखना चाहती है कि जो संस्था है, बिजनेस है, ये समाज के लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का पता कहां से चलता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से। अगला है और भी कई सारे यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का हमारा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग की क्या गुणात्मक विशेषताएं क्या क्या है, मतलब उसकी क्वालिटी, उसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अकाउंटिंग की ना जो सबसे बेसिक क्वालिटी है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। कैसा? ट्रू एंड फेयर। यानी कि जो हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस से जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, वो कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई के बेस पे बनी होनी चाहिए, ठीक है। और फेयर मतलब ठीक होना चाहिए, मतलब कि ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई इसमें जानकारी नहीं हो जो झूठ हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इस तरह से इसके कई सारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है रिलायबिलिटी। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। मतलब लोग उस पर क्या करें, विश्वास करें कि वो झूठा ना हो। जो भी जानकारियां हैं, जितनी भी जानकारी जुटाई गई है अकाउंटिंग प्रोसेस के माध्यम से, वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए,
ट्रू होना चाहिए, जब लोगों की विश्वसनीयता उसमें बढ़ेगी। अगला है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक में जा रही है या यूजर्स के पास जा रही है, वो कैसा होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, मतलब उनको समय पे मिलना चाहिए और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो भी यूजर्स हैं जो डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको उस डिसीजन लेने में उनको मदद मिले। अब इंफॉर्मेशन हमने ऐसा उठाया, ऐसा बनाया जिससे यूजर्स को कुछ हेल्प ही नहीं मिल रहा है, वो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसा इंफॉर्मेशन रेलिवेंस नहीं होगा। अगला है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब वो इसको हिंदी अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं बोधगम्यता। बोधगम्यता इसका मतलब होता है कि जो भी हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाया है, वो जो भी यूजर्स हैं उनको सही से समझ में आना चाहिए। यानी कि जो हम समझाना, जो भी इंफॉर्मेशन बनाने वाले हैं, जो भी अकाउंटिंग करने वाले हैं, उन्होंने जिस पर्पस से बनाया है, जो चीज यूजर्स को समझाना चाहते हैं, यूजर्स सेम उसी बात को समझे, उसी चीज को समझे। ऐसा नहीं कि यूजर्स कुछ और समझ रहे हैं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कह कुछ और रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन कह रहा है वही यूजर्स के समझ में भी आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसा है, वो बोधगम्य है, समझने योग्य है। अगला है कंपैरेबिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं तुलनीयता। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम इसको सेम काम करने वाले बिजनेस के साथ कंपेयर कर सके, मतलब तुलना कर सके, या अपने ही बिजनेस के अन्य पीरियड के अलग, जैसे हमने एक पीरियड का हमने अभी बनाया, इससे पहले हम कई पीरियड का बना चुके होंगे, तो उससे कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप हर साल मेथड बदल रहे हो, तरीका बदल रहे हो, इससे क्या होगा कि हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सेम व्यवसाय वाले संस्था के साथ, बिजनेस के साथ कंपैरिजन हम करके उसको देख सके कि जो हमारा बिजनेस है वो कितना आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। तो इन सारी चीजों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाने के समय पे ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में।